लोग आज हम आपको लेसन 12वीं क्लास का देखिए यहाँ पर लिखा गया है 12वीं क्लास के लेसन फर्स्ट का पार्ट 1 देने जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन लग चुका है तो इसमें आप घर पर भी पढ़ाई कर सकते हैं 12वीं क्लास का, जिसका नाम है फर्स्ट लेसन का नाम है जीवों में जन्म। तो जीवों में जन्म लेसन 1 है। अब इसमें भी कई पार्ट्स बनेंगे तो यहां पर दे दिया गया है कि लेसन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, लेसन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। अब देखिए हम जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीवों में जन्म में हम पार्ट फर्स्ट में हम लोग आज पढ़ाई शुरू करेंगे। तो लॉकडाउन में आप घर पर भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। जो क्लास में बोलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर अपने भाषा में इनका उत्तर लिखने का प्रयास करिए, एकदम सीधा सीधा सब बात क्लियर होते जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीवों में जन्म पहला नंबर में आपको दिया गया लेसन फर्स्ट में भारतीय भवन प्रकाशन में ऐसा देता है, और प्रकाशन में भी तो जीवों में जन्म ही है, जैसे साइंटिफिक है, एनसीईआरटी है, सब में। तो फर्स्ट नंबर में दिया गया जीवन काल, लाइफ टाइम। जीवन काल क्या है? जैसे कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर 7.5 मिलियन जीवों की जाति गिना गया है। मानव, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, आम, जामुन, रोहू, ऐसे करके तो 7.5 मिलियन में होते हैं 75 लाख, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब इसमें है कि जो 75 लाख जीव की जातियां हैं, प्राकृतिक ने इन जीवों की जातियों को उम्र का निर्धारण अलग अलग किए हैं, अलग अलग। सबका एज एक समान नहीं होता है, सबका एज अलग अलग होता है। जैसा कि ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी जीव जन्म लेता है, समय के अनुसार बढ़ते जाता है, फिर बुढ़ापा को प्राप्त करता है, बूढ़ा होने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, यानी प्राकृतिक रूप से मरने तक, बुढ़ापा होकर के मरने तक, यानी जिसे कहते हैं नेचुरली डेथ, यानी मरने के बाद बीच के जितने समय है सबको हम जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। इसी को हम लाइफ टाइम कहते हैं। तो जीवन अवधि इन सभी धरती पर जितने सजीव है सबका जीवन अवधि जो है एक समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि जैसे कोशिकीय जीवों का, जीवाणु, विषाणु, कुछ अमीबा, प्रोटोजोआ, वे कुछ ही मिनटों में अनुकूल अवस्था रहने के बाद 1 से 2 कोशिका को खंडित करके द्विविखंडन कर लेते हैं। तो उनका जीवन अवधि यही 1-2 मिनट या कुछ मिनट ही रहा, जितने में नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि कुछ आपको एज अलग अलग बताया जा सकता है। जैसे मनुष्य है, पहले की तरह 100-200 हजार साल नहीं जीता, 60 से 70 साल के बीच ये अवधि पूरा हो जाती है। यह इनकी मानव की जीवन अवधि हुआ। उसी प्रकार से घोड़ा आपको 60 साल, हाथी 65 साल की जीवन अवधि वाला आज के समय में हो गया है। या आपको कह सकते हैं कि कुत्ते का या आपकी लगभग 20 वर्ष या फिर 20 से 30 साल तक, और बिल्ली का 35 से 40 साल तक उम्र निर्धारित आज के टाइम में है। उसी प्रकार से बरगद और कछुआ का 200 वर्ष, कौआ का 15 वर्ष और तोता का 140 वर्ष अवधि निर्धारित वैज्ञानिकों ने किए हैं। इसी प्रकार से सिकोया नाम का एक वृक्ष है, इनकी उम्र 3000 से 4000 साल तक सबसे टॉप पर है, इनकी जीवन अवधि मानी गई है। इसी प्रकार से तितलियों का 1 से 2 सप्ताह, कीट का कुछ 1 सप्ताह या 2-3 दिन तक होते हैं, जैसे मच्छर की प्रजातियों में। ये सब इनकी जीवन अवधि होते हैं। चील का 90 वर्ष जीवन अवधि होता है। इस प्रकार से ये सब है जीवन अवधि या जीवन काल। अवधि माने काल या टाइम या समय होता है। तो जीवन जीने का सब अलग अलग अवधि है, टाइम है। कुछ का मिनट से लेकर के हजारों साल तक अवधि होती है, लेकिन उसी के अनुसार प्राकृतिक उनके माइंड में जितना जीवन काल है उसी के लायक इनके समय बीतने की प्रक्रम को स्लो या फास्ट रूप से बनाती है। जैसे जिनका उम्र मान लिया कि तितलियों का उम्र है 1 से 2 सप्ताह तक, इतने में ही उनको लगता है कि हम काफी दिनों से धरती पर है। उसी प्रकार से एक सिकोया या चील को लेते हैं, तोता को लेते हैं। चील 90 वर्ष, तोता 140 वर्ष बोले। इनको ऐसा नहीं लगता कि हम तितली की अपेक्षा ज्यादा जिए,
क्योंकि माइंड में ऐसी प्रवृत्ति बनी है कि उनका टाइम जल्दी जल्दी पास हो जाएगा। तो कोई भी जीव यह नहीं कहता कि हम धरती पर कम जी रहे हैं, क्योंकि उसी के लायक, जीवन अवधि के लायक उनके ब्रेन मस्तिष्क का भी सेटलमेंट प्रकृति कर लेती है, ताकि उसे आभास न होवे कि हम धरती पर कम से कम टाइम तक जिए हैं। यह है जीवन काल और जीवन अवधि। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नंबर ए में जन्म। जन्म क्या है, जन्म का महत्व। लेसन 1 में जनन संबंधी टॉपिक, जनन संबंधी शब्दावली, जनन का अर्थ का पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया है। जैसे कि देखिए कि जनन क्या है, तो जनन किसी भी सजीव में ही होने वाला है, निर्जीव में जनन नहीं होता। तो जनन किसी भी सजीवों में होने वाला वह एक जैव रासायनिक प्रक्रम है, जैव रासायनिक, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, पृथ्वी पर अपनी आबादी को कायम रखता है, पृथ्वी पर से अपनी जाति को पलायन करने से बचाता है। हर जीव, हर वनस्पति ऐसा ही करते हैं। इसी जैव रासायनिक प्रक्रम को हम जनन के नाम से जानते हैं। मानव भी सब जीवों की तरह, हर वनस्पतियों की तरह जनन जैसी क्रियाओं को अपनाता है और अपनी जनसंख्या को धरती पर कायम रखने का काम कर रहा है। हालांकि मानव जन्म संबंधी बातों को लेसन 3 और 4 में अध्ययन किया गया है, इसलिए लेसन 1 में भी हम लोग चल रहे हैं। ये जन्म 2 तरह के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है लैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का डिफिनेशन होगा कि वह जनन का भेद जिसमें नर मादा कोई जनन अंग या नर मादा कोई युग्मक, मेल या फीमेल गैमेट, कोई भी इसमें इंगेज नहीं होते, किसी का कोई काम ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनमें कई प्रोसेस है जिनके द्वारा ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेते हैं, अगली संतति, अगला पीढ़ी को उत्पन्न करते हैं, खानदान को उत्पन्न करते हैं। परंतु लैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन का वह भेद, लैंगिक जन्म है जनन का वह भेद जिसमें नर मादा जननांग, इनसे प्राप्त नर मादा युग्मक, मेल फीमेल गैमेट भाग लेते हैं। निषेचन, जाइगोट का बनना, भ्रूण का बनना, रिप्रोडक्टिव लेयर्स, अगली पीढ़ियों के ग्रो सारी बातें शामिल होती है। ऐसे जनन को हम लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जंतु और पौधा, इन दोनों में कुछ में लैंगिक होता है, कुछ में अलैंगिक, और कुछ में लैंगिक अलैंगिक दोनों होते हैं। इस तरीके से यह है आपको लैंगिक और अलैंगिक जनन, जनन के 2 प्रकार में बांटा गया है। अब आगे आते हैं, पहले हम लोग आज अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन के बारे में, जिनमें नर मादा जनन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं, नर मादा युग्मक भी नहीं बनते, और इसी प्रकार से लेकिन अन्य प्रोसेस द्वारा, अन्य प्रक्रम द्वारा, विधियों द्वारा ये अपनी जनसंख्या को स्वतः बढ़ा लेने की क्षमता रखते हैं। इसे कहते हैं लैंगिक जनन, जिसमें पहला उदाहरण आपको दिया गया विखंडन। विखंडन या खंडन, यहां से शुरू करते हैं। खास करके विखंडन एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, जिसे बोल सकते हैं विषाणु को वायरस बोलते हैं, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, इग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, कुछ माइक्रो इंसेक्ट, माइक्रो कवक, फंगस जो माइक्रो रूप में है, कुछ कीट और फंगस होते हैं बहुकोशिकीय, उनमें विखंडन नहीं होता। माइक्रो फंगस और माइक्रो इंसेक्ट में ही विखंडन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सेल बनते हैं। ये सेल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रक्रम के द्वारा खनिज लवण जल को अपने अंदर लाते रहते हैं, बेकार को बाहर निकालते रहते हैं। ये इस अवस्था में काम करता है इनका अर्धपारगम्य छिद्र, यानी कोशिका झिल्ली। इसके द्वारा ये सैकड़ों माइक्रोन के हो जाते हैं बढ़कर, 1-2 माइक्रोन से, फिर भी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। अब क्या होता है कि समय आने पर ये विखंडित हो जाते हैं। एक जीवाणु या विषाणु या प्रोटोजोआ में आने वाले जो कोई सदस्य है, उनके एक सेल बढ़ जाता है, टूट के 2 सेल में बदल गया। अब दोनों सेल बच्चा सेल बन गया, जिसे डॉटर सेल या नवजात कोशिका भी कहते हैं, पुत्री कोशिका के अलावे। अब ये सेल अपने पूर्वज से या बढ़ गए, वे आपस में एक समान होते हैं। इसीलिए ऐसे द्विविखंडन को हम एक पुंज या क्लोन भी कहते हैं। परीक्षा में हम हर समय पूछता है कि एक पुंज या क्लोन से क्या समझते हैं, तो ऐसा विखंडन होकर बनना ही एक पुंज या क्लोन कहलाता है। अब इसके बाद यह भी बात इसमें शामिल है कि कुछ शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनस
इनमें चल बीजाणु बनते हैं और इनमें कशाभिका होते हैं, वे तैरने की क्षमता रखते हैं और ये सवाल तैर करके कुछ समय के बाद क्लेमाइडोमोनस में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम में अचल बीजाणु भी बनता है, वे आगे चल करके स्पोर के द्वारा ये जो है अपने कवक का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं कवक, वे चल बीजाणु के द्वारा भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस सिस्टम से ये विखंडन क्रिया हुआ। तो विखंडन में कभी कभी बहु विखंडन भी होता है। अमीबा जब आ जाता है किस अवस्था में, अनुकूल में, यानी पानी और कीचड़ चाहिए, 37 डिग्री ताप चाहिए, लेकिन जेठ बैसाख के दिनों में कीचड़ पानी सूख जाए और ताप भी अधिक होता है, तब क्या करता है कि अमीबा देखिए यहां पर इस तरह से अमीबा ऐसी स्थिति को प्रतिकूल इसके लिए हो गया, पानी कीचड़ सूख गया तो अपने ऊपर एक इस तरह से लेयर बनाता है। काइटिन नाम के प्रोटीन की लेयर होती है। ये लेयर को हम सिस्ट या पुट्टी कहते हैं, सिस्ट या पुट्टी। अब इसी पर जो टेम्परेचर आएगा यह सब आकर के रुक जाता है, अंदर अंदर ये द्विविखंडन करता रहता है और जब बरसात का टाइम आएगा उचित समय तो पानी स्पर्श करने से ये लेयर सिस्ट या पुट्टी टूट जाते हैं। टूट जाने के कारण इसमें से ये देखिए हजारों अमीबा जो पहले से विखंडित हो रहा था ये निकल जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं बहु विखंडन, इसे कहा जाता है बहु विखंडन कहते हैं। लेकिन अनुकूल अवस्था में 1 से 2 सेल बनना वो हो गया आपको द्विविखंडन। तो इस तरीके से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो अब बताइए कि खंडन या विखंडन में एक कोशिकीय भाग लिए, कई कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, कई उत्तक के मिलने से अन्न। तो एक एक कोशिका से बना हुआ इनका बॉडी है, जीवाणु का, विषाणु का, प्रोटोजोआ का, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना शामिल है, प्लाज्मोडियम शामिल है, तो सब शामिल है। तो इस तरीके से इनमें तो कोई जनन भाग नहीं लिया। इनके सेल वयस्क होने के बाद 2 खंडों में टूट गए और टूट जाने के बाद ये 1 से 2 जनसंख्या में बढ़ गए। तो जनन भाग नहीं लेने के कारण इसको हम अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जिसमें कोई लिंग भाग न ले जिसे अलैंगिक जनन के नाम से जाना जाएगा। ये खास करके कोशिकीय जीवों में आते हैं, जिससे कुछ उदाहरण भी आपको एक एक अंक में पूछता है। जैसे बैक्टीरिया का कुछ उदाहरण है, टेटेनाई बैसिलस, विब्रियो, कालेरी, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, लेप्रो, निमोनी, जिसका पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, राइजोबियम, नाइट्रोमोनोस, एजोटोबैक्टर लाभदायक जीवाणु हुए, लैक्टोबैसिलस लाभदायक जीवाणु हुए। ये सब जो जीवाणु हुए ये सब के सब है आपको बैक्टीरिया ग्रुप में है। वायरस में HIV, रेट्रोमिक्सो, पोलियोमा, H1N1, ये सब जो है पॉक्स, ऐसे करके टर्पिया, अल्फा एंड बीटा, कोरोना, इसी प्रकार से जो है ये वायरस हुए। उसी प्रकार से प्रोटोजोआ में है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फोर्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, या फिर आपको आ जाता है एंटमीबा, जेंजीवेलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मेनिया डोनोवानी। तरह तरह के प्रोटोजोआ है। इन सब एक कोशिकीय है, कोई अंग नहीं है इनमें, इसलिए अपने कोशिका को वयस्क होने के बाद 2 भागों में तोड़ लेते हैं। इसे हम कहते हैं द्विविखंडन। परंतु प्रतिकूल हो जाए तो अमीबा जैसे प्राणी सिस्ट या पुट्टी का घेरा बनाएगा, हाई टेम्परेचर में सह लेगा, पानी का अभाव भी सह लेगा और अंदर अंदर विखंडन करते रहेगा। और जब लास्ट टाइम में बीत जाने के बाद गर्मी बरसात आ जाती है, पानी इसके सिस्ट पुट्टी में टच करता है, पुट्टी टूट गया और हजारों अमीबा जो अंदर खंडित हुए थे बाहर निकल गए। इसे हम बहुविखंडन के नाम से जानते हैं। चलिए आपको आ गया विखंडन क्या है, एक अलैंगिक जनन का भेद है। नंबर 2 में आते हैं मुकुलन। मुकुलन में देखिए जैसे मान लिया कि हाइड्रा होता है। हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? सिलेंटेरेटा। सिलेंड्रिकल शरीर होने के कारण सिलेंट्रेटा कहा गया है। यह मुख होता है यहाँ पर, यह स्पर्शक है और सिलेंड्रिकल बॉडी है, बेलाकार शरीर। तो अंग तो है, बहुकोशिकीय है, परंतु उसमें जनन अंग नहीं होता। समय आने के बाद वयस्क होता है तो उससे बुद्धि भीति से जिस प्रकार की मुकुल निकल जाती है, मुकुल समय के अनुसार कट जाती है और ये मातृक शरीर से अलग होकर के नया हाइड्रा बना देती है। इसी प्रकार से एक समय में 2 या 3 मुकुल भी निकल सकते हैं। इस प्रकार से आपको खास करके ये स्पर्शक को थोड़ा सा और स्पष्ट ऐसे बना सकते हैं, पतला पतला ऐसे करके हाथ की तरह बनता है, जो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये जो है ये हाइड्रा हुआ और ये हाइड्रा जल में रहता है
और जल में लटकते हुए नजर आता है, थोड़ा बहुत नजर आ सकता है। इस तरह से इसके बॉडी से मुकुल का निकल जाना मुकुलन हुआ। इनमें भी कोई नर जनन भाग नहीं लिया है, बहुत कोष के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, इसीलिए इनके द्वारा जो मुकुल निकला इसको हम क्या कहेंगे, मुकुलन, बडिंग, बडिंग बोलेंगे। उसी प्रकार से ईस्ट में भी मुकुल निकलते हैं। जैसे शराब निर्माण में कार्बनिक द्रवों में ईस्ट मुकुल द्वारा जनसंख्या बढ़ाता है और कार्बनिक द्रव पर छा जाता है, इथेनॉल का निर्माण करता है, जो आपको हम पिछले वीडियो में शराब के निर्माण में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये भी मुकुल ही कहलाएगा, मुकुलन निकलना मुकुल कहलाएगा। तो मुकुलन में नर मादा कोई भी जनन भाग नहीं लिया, इसीलिए यह भी एक मुकुलन आपको किसका उदाहरण हो गया, आपको अलैंगिक जनन का उदाहरण हो गया। इसमें भी कोई जनन भाग नहीं लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर सी में, ब्रायोफिल्म का आप नाम सुने होंगे, जिसे पत्थर चट्टा कहते हैं। पथरी रोग होने पर उसके पत्तियों का रस दिया जाता है। तो ब्रायोफिल्म इस प्रकार के पत्तियों वाला होता है। अब तो हर घरों में लगाया जा रहा है सजावट के रूप में भी। अब यह जो है टूट करके अगर यह गीली मिट्टी में गिर जाए, तो गीली मिट्टी में गिर जाने के बाद क्या होता है कि इनसे जहां तहां से गड्ढा टाइप का होता है, इसी से नई कलिकाओं का जन्म और जड़ निकल जाते हैं। अब यहां से निकल गया, इस तरह से कलिका निकल जाते हैं, जड़ अकुर जाता है। इस प्रकार से जड़ बनते जाते हैं। तो पत्तियों से जनन हुआ। हालांकि किसी भी वनस्पतियों के पुष्प को जननांग कहते हैं। अब पुष्प में स्त्री केसर स्त्री जननांग है, पुंकेसर पुरुष जननांग है, लेकिन यहां पर तो न कोई पुष्प न कोई स्त्री केसर पुंकेसर भाग लिया, इनका जन्म हुआ पत्तियों से, रिप्रोडक्शन बाय लीफ। तो ब्रायोफिल्म में ऐसा देखा गया है। तो देखा गया तो पत्तियों में जनन भी बिना लिंग के ही हुआ, अतः ये भी अलैंगिक का ही एक उदाहरण हुआ, ये भी अलैंगिक का एक उदाहरण हुआ। उसी प्रकार से भूस्तरीय जनन जलकुंभी में होता है, जिसके द्वारा तेजी से जनसंख्या बढ़ाते हैं और मछलियां जल में उगने वाले और वनस्पतियों को दबा देते हैं। इसलिए इसको बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं, क्योंकि बंगाल में मछलियों का पालन ज्यादा होता है। जलकुंभी छा जाने से मछलियां अंदर अंदर मर जाती है, तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। इसके बाद आपको है पत्तियों द्वारा जन्म हुआ, ये भी अलैंगिक का ही भेद हुआ। अब इसके बाद आपको तना द्वारा है। तना में क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आपको ईख, आप जैसे देख सकते हैं कि तना द्वारा जनन में ये ईख की खेती इस तरह से होती है, ये ईख इस तरह से है। तो अब बात है यह कि ईख का ये सब जनन जो है ईख के पौधे में, इसके किसान को आप देखे हैं कि इसके एका बीता का टोना बना करके काट करके गिल्ली मिट्टी में रोप देते हैं। इनके हर गांठ से नए नए पौधे का अंकुरण हो जाता है। या आलू जो आप खाते हैं, आलू किसका रूपांतर है, स्टीम का, तना का। पुराना आलू हो जाने के बाद में वही अकुरने की क्षमता रखते हैं, उसी को हम खेतों में रोप देते हैं मेड़ बनाकर, वो अकुर जाता है। तो यहाँ ईख में, जिसे गन्ना बोलते हैं, ईख में और आलू में तना से जन्म ले रहा है पौधे, जड़ निकल आते हैं। तो इसमें तो कोई स्त्री केसर पुंकेसर भाग नहीं लिया, तो तना द्वारा ऐसे जन्म को भी हम अलैंगिक में ही शामिल करते हैं, अलैंगिक में ही शामिल करेंगे। अब इसके बाद आपको जड़ द्वारा जन्म भी होता है। जैसे बांस में, केला में आप देखेंगे कि उनके बांस और केला किसी को रोपना होता है तो खंती लेकर के बांस के जहां पर झुंड है, पौधा है, जिसको बांस का कोठी कहते हैं, उनके नीचे नजर डालने से बरसात के दिनों में कोपल निकले नजर आते हैं। उसी कोपल को जड़ सहित काट के मिट्टी सहित उठा लेते हैं और दूसरी जगह रोपने के बाद बांस का पौधा लग गया। केला में भी यही सिस्टम है। तो जड़ के द्वारा यदि पौधों का विकास हो, जनरेशन हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जड़ द्वारा जनन। तो ये भी जड़ द्वारा जनन हुआ, तो उसमें तो स्त्री केसर पुंकेसर भाग लिया नहीं, तो इसलिए भी अलैंगिक का ही एक टाइप्स है, यानी प्रकार है। अब इस प्रकार से हम लोग यहां तक यही समझ रहे हैं कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें किसी प्रकार के नर मादा जननांग, नर मादा युग्मक कोई भाग नहीं लेता, न मेल गैमेट न फीमेल गैमेट। अब यहां पर देखिए विखंडन, मुकुलन, पत्तियों द्वारा जनन, तना द्वारा जनन, जड़ द्वारा जनन, इन सभी प्रक्रमों में कोई भी नर मादा जननांग भाग नहीं लिया। इसीलिए इसे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अब उसी प्रकार से एक और डी में आ जाते हैं, कलम लगाना तथा लेयरिंग। जैसे
गुलाब है, मेहंदी है, मुनगा है। बरसात के दिनों में इनके पुराने डाल को काट दिया जाता है, कलम की तरह नींब बना लेंगे, छील करके उसको नुकीला गीले कीचड़ गोबर मिट्टी में गाड़ देने के बाद इनके गांठों से नए नए पौधे का जन्म हो जाता है। अब बताइए कि हम डाल काट के लगाए, नया पौधा निकल गया, अब इसमें तो किसी प्रकार की पुष्प भाग नहीं लिए, तो पुष्प भाग नहीं लेने के कारण इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। तो या इसे कलम लगाना के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं कलम लगाना। तो कलम लगाने में किसी प्रकार के स्त्री केसर पुंकेसर का कोई योगदान नहीं हुआ, तो ये भी एक अलैंगिक का प्रकार हो गया। अब आते हैं लेयरिंग। केना और दूब का उदाहरण लेते हैं, केना और दूब का उदाहरण। जैसे मान लिया कि खेतों में इस प्रकार से केना या दूब का पौधा है, अब ये आगे की ओर से बढ़ते चला जाता है, तो जहां जहां इनके भाग मिट्टियों में टच करेंगे ऐसे ऐसे, वहां वहां नई नई कलिकाएं निकल जाएगा। ये देखिए, जहां जहां मिट्टियों में टच करेंगे वहां वहां कलिकाएं निकल जाएगा। अब इसे मात्रिक पौधों से काट भी दिया जाए तो चारों चार पौधा बन गया। इस विधि को हम लेयरिंग कहते हैं, इस विधि को लेयरिंग। तो ऐसी विधियों को लेयरिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे केना दूब या अन्य घासों में, जैसे विधि लेयरिंग के नाम से जाना जाएगा। इन विधियों के द्वारा स्पष्ट होता है कि नींबू में भी लेयरिंग लगता है। नींबू के भी बड़े बड़े तने हो जाए, उनको भी पकड़ के लपा करके मिट्टी में दबा दिया जाए, ईंट रख दिया जाए, पानी गिरा करके जमीन को गीला कर दिया जाए, तो उनसे भी जड़ निकल आते हैं। कुछ दिनों के बाद जब जड़ पूरा फैल जाए तो मात्रिक पौधा से काट देंगे तो अलग नींबू का पेड़ बन जाएगा। तो नींबू में भी लेयरिंग देखा जाता है। ऐसे क्रोटोन मतलब होता सजावटी पौधे कई ऐसे हैं आपको नर्सरी में, जिनको आगे मिट्टी पर रोप दिया जाता है, पसर करके आगे फैल गए और मात्रिक पौधा से काटते गए, नया पौधा बनते गया, उठा करके प्लास्टिक में डाल के बाजारों में बेचता है लोग। इस विधि से भी जो है आगे पौधों का आगे जनसंख्या बढ़ाई जाती है। तो इसमें भी किसी प्रकार का नर मादा युग्मक भाग नहीं लिया, तो नर मादा युग्मक भाग नहीं लिया तो इसको फिर लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक ही बोलेंगे। अब एक चीज और, कभी कभी सवाल में विद्यार्थी फंस जाता है कि कायिक जनन क्या होता है। ये भी यह कभी कभी इनको दिक्कत होती है। कायिक जनन, इसमें भी विद्यार्थी कभी कभी उलझन में आ जाता है। कोई भाग नहीं है इसमें, यही बात को अध्ययन करना है कि यदि अलैंगिक जनन जंतु में हुआ तो उसको अलैंगिक ही बोले, लेकिन अगर जनन पौधा में अलैंगिक हो, पौधा में जंतु में लैंगिक है तो लैंगिक है, जंतु में भी अलैंगिक है तो अलैंगिक है, लेकिन पौधा में अलैंगिक हो तो उसी को हम कायिक के भी नाम से जानते हैं।